Hello and welcome to JK Civil Services. My dear friends, in this very lecture, we are going to discuss about the structure of the government. Basically, the title of this lecture that we are going to complete within 2 lectures. That means it will take almost 2 lectures to complete the whole topic, that is the structure of government that was prevailing in the India by the British side or by the company from 1757 to 1857. And after that we will be discussing about the economic policies of the British Empire. दोस्तों, आज के लेक्चर में हम सिर्फ कंप्लीट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, यानी अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे कौन सा गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया था। बेसिकली जब उन्होंने यहाँ पे 1757 से लेकर 1857, मैं 1757 की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस डेट पे बंगाल यानी जो सबसे बड़ा प्रोविंस था, जो रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया था, जहाँ से ज़्यादा मुनाफा किसी कंपनी को आता तो वो बंगाल था। क्योंकि अब 1757 में अंग्रेज़ों ने बहुत सारे पोर्शन, बहुत सारे एरिया को अपने कब्जे में किया था, इंक्लूडिंग द बंगाल। टिल 1857 में फिर रिवोल्ट होता है, जिसे आप द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। दोस्तों, रिवोल्ट हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम समझेंगे बहुत सारी चेंजेस, यानी गवर्नमेंट क्या था इंडिया में, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या थी इंडिया में, सिविल सर्विसेज कैसी थी, पुलिस कैसा था, जुडिशियल सिस्टम क्या था इंडिया में फ्रॉम 1757 टू 1857। दोस्तों, पहले हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आज का लेक्चर है, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में कौन सा स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। दोस्तों, हमें पता है 1757 से लेकर 1857 तक बहुत सारा एरिया, बहुत सारा वास्ट एम्पायर यहाँ पे एक्वायर किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और इस वास्ट एम्पायर को कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कोई सूटेबल मेथड होना चाहिए था। और इसीलिए उन्होंने बार बार चेंजेस लाई। 1757 से लेकर 1857 तक यहाँ पे चेंजेस लाई। कभी कभार यहाँ पे किसी स्टेट को छीना बिकॉज ऑफ द डलहौजीज जो पॉलिसी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या रिंग फेंस पॉलिसी, या मास्टरली इन एक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें, यानी बहुत सारी चेंजेस यहाँ पे लाए। लेकिन दोस्तों, हर बार एक एम होती थी, जो मेन एम होती थी, दैट वाज प्रॉफिट, यानी इंडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से प्रॉफिट ले जाना और इंडिया में अपनी पोजीशन बनाए रखना, यानी डचेस, पुर्तगाल, फ्रेंच, उनको यहाँ से दफा करना और इंडिया में स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना। तो दोस्तों, यहाँ पे इस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए और यहाँ पे कंट्रोल हासिल करने के लिए और इसको कंटिन्यू रखने के लिए बहुत सारी चेंजेस की गई। लेकिन हमेशा इनके जहनों में एक ही चीज़ पे एम्फेसिस था, फोकस था, वो था टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, यानी इंडिया पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। दोस्तों, क्यों? क्योंकि दो ही मकसद था, एक दैट वाज द ट्रेड, यानी इंडिया पे ट्रेड करना, एंड दूसरा एक्सप्लॉइटेशन, यानी ये दो चीज़ें अनडिस्टर्ब्ड रहे। इसीलिए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी था। एंड दिस वाज द मेन गोल, दिस वाज द मेन फोकस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों, जब भी इंडिया में ट्रेड भी चलता, जब भी इंडिया को ये एक्सप्लॉइट भी करते रहते और इस चीज़ में कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं आती, तो इन दोनों चीज़ों के लिए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ज़रूरी था, जो ब्रिटिश ने यहाँ पे टाइम टू टाइम किया। तो दोस्तों, आ जाओ, इसी लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे। चलो देखते हैं कि कैसे उन्होंने इस चीज़ को मेंटेन किया, और इसीलिए हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। देखो दोस्तों, बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल अंग्रेजों के कब्जे में 1765 में पूरा का पूरा बंगाल आ गया था। लेकिन यहां में, यानी 1765 में इन्होंने कोई भी यहां पे इंटेंशन नहीं दिखाया कोई चेंज लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में। क्यों? क्योंकि यहां पे एक अच्छा सिस्टम चलता था जिसे हम नाम देते थे ड्यूअल गवर्नमेंट। दोस्तों, ड्यूअल गवर्नमेंट क्या होता है, मैंने आपको उसके बारे में पढ़ाया। ड्यूअल गवर्नमेंट बंगाल में 1765 से लेकर 72 तक, यानी 7 सालों के लिए यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट चलता है बंगाल में।
कब बंगाल पूरा का पूरा कैप्चर हुआ? 1765 में, यानी बैटल ऑफ बॉक्सर के बाद। दोस्तों इस ड्यूअल गवर्नमेंट में बेसिकली थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, इसमें दो डिफरेंट बॉडीज बनाई गई। एक आपके कंपनी के ऑफिशियल्स, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स, जिनको पावर था लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं, यानी वो मजे से, यानी वो भी कुछ भी कहते थे लेकिन उनको तो लोग जिम्मा नहीं थे, यानी उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी लोगों की, लेकिन पावर था, वो लोगों को दबा सकते थे, मिलिट्री ला सकते थे, उन पे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, उन पे ज़्यादा टैक्स लगाते सकते थे। सो पावर बहुत ज़्यादा था लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं थी दोस्तों। लेकिन वहां पे एक और यहां पे विंग इसकी थी ड्यूअल गवर्नमेंट की, वो था इंडियन ऑफिशियल, जो आपका नवाब हुआ करता था उस एरिया का, नवाब बंगाल। उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उसको बोला गया था जाओ अपने लोगों को संभालो, अपने लोगों को शांति दिलो, अपने एरिया में शांति पूरा बनाओ, लेकिन आपको कोई भी पावर नहीं। दोस्तों सारा का सारा फाइनेंस, सारा का सारा पावर, सारा का सारा मिलिट्री कंपनी के ऑफिशियल के अंडर था, लेकिन अगर कुछ इंडियन ऑफिशियल के अंडर था, दैट वाज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अरे ये बेचारा कैसे मेंटेन करता, अरे ये बेचारा कैसे लोगों को खुश रखता, जब ये सारी पावर आपके कंपनी ऑफिशियल्स ने लिया था। इसी को हम नाम देंगे ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल का मतलब दो गवर्नमेंट, यानी दो गवर्नमेंट, यानी थोड़े से चीज़ें ये अपने लेंगे, यानी कंपनी खुद के लिए यहाँ पे मैनेज करेंगी, और थोड़े से चीज़ें इंडियन ऑफिशियल के लिए रखेंगी, दैट इज नवाब के लिए। और नवाब यहाँ पे जस्ट उसको कोई पावर नहीं दिया गया, बल्कि जिम्मेदारी ही दी गई थी दोस्तों। इन शॉर्ट बंगाल में पहले 7 सालों के लिए ड्यूअल गवर्नमेंट चला, लेकिन जिसे हम कश्मीरी में एक कहावत कहते हैं, लेजत चोरी तो गजत चोरी, यानी इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अब ड्यूअल गवर्नमेंट था, अब इंडियन ऑफिशियल था और कंपनी के ऑफिशियल थे, दोनों चलाते थे बंगाल को, ठीक है ना दोस्तों। इसको कुछ काम थे और इसके कुछ काम थे, लेकिन दोनों ने बंगाल के लोगों को लूटा, यानी दोनों यहां पे करप्ट थे दोस्तों। अब क्या होगा, अब यहां पे 1772 के बाद ये ड्यूअल गवर्नमेंट एंड हो जाएगा और यहां पे पूरा का पूरा कंट्रोल कंपनी के ऑफिशियल को आएगा। अब यहां पे इंडियन ऑफिशियल जो नवाब हुआ करता था उसकी कहानी खत्म। अब पूरा का पूरा कंट्रोल यहां पे कंपनी का ही कोई बंदा यहां पे प्योरली यानी इसको चलाएगा। लेकिन उसका मकसद क्या होगा, यहां पे कमर्शियल इंटरेस्ट, यानी वो क्या समझता है, वो समझता है कि मुझे लोगों को लूटना है। वो कहता है कि नहीं, अब नवाब इसका बस, नवाब उसको छोड़ा, अब हम खुद ही मैनेज करेंगे, अब हम खुद ही की लोगों का अफेयर चलाएंगे, पॉलिटिकल अफेयर चलाएंगे। लेकिन बेसिकली मोटिव क्या था, बेसिकली मोटिव था कमर्शियल इंटरेस्ट, लोगों को लूटना, एक्सप्लॉइट करना, ठीक है ना दोस्तों। सो इन शॉर्ट 1772 में ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल बंद किया जाता है, खत्म किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। ओके, अब यहां पे अब बंगाल को ये लोग लूट रहे थे, बंगाल को लूट रहे थे, ये एक कमर्शियल बॉडी बन गई थी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ये सारा कुछ देख रहा था इंग्लैंड में हायर अथॉरिटी जो बैठी थी, वो देख रहे थे, यानी इंग्लैंड का पार्लियामेंट, इंग्लैंड के स्टेट्समैन और इंग्लैंड के वो मर्चेंट्स जो बेचारे यहां पे नहीं आ सकते थे। क्यों 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 क्योंकि मोनोपोली का राइट दिया गया था सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी इंडिया आने के लिए और इंडिया में ट्रेड करने के लिए सिर्फ एक ही कंपनी थी, दैट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी अगर ब्रिटिश की कोई और कंपनी भी वहां पे होती जो चाहती कि मैं इंडिया जाऊं, वहां पे ट्रेड करूं, वो नहीं जा सकती थी। क्यों? क्योंकि मोनोपोली तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी। इसीलिए दोस्तों जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी लगा कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत पैसे कमा रही है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपनी जेब भर रही है, ये तो वहां पे प्राइवेट ट्रेड कर रही है, ये तो गिफ्ट्स ले रही है नवाब से, ये तो ट्रिब्यूट्स ले रही है नवाब से, ठीक है ना। तो इसको बहुत सारे राइवल्स खड़े हो गए, कहां पे, पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन में भी, इंग्लिश स्टेट्समैन भी, और जो बेचारे यहां पे जिनको कमर्शियल ग्रीड थी, जो चाहते थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही तरह हम भी यहां पे कामयाब हो जाएं, हम भी यहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सके, क्योंकि वो लोग नहीं जा सकते थे इंडिया ट्रेड करने के लिए। इन शॉर्ट दीज वर द दोज मर्चेंट्स जो ब्रिटिश के थे, लेकिन इनको गवर्नमेंट ने अथोराइज नहीं किया था इंडिया जाने के लिए। अथॉरिटी किसको थी सिर्फ इंडिया में ट्रेड करने की? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दोस्तों। सो इन शॉर्ट दीज थ्री वर द राइवल्स ऑफ दिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ब्रिटेन। देखो दोस्तों, क्योंकि बंगाल जो सबसे रिच प्रोविंस था, ये जो बंगाल में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब आ रही थी, इसके जो डायरेक्टर्स थे
इन्होंने क्या बोला, बेसिकली जब यहां से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे तो ये कुछ पोर्शन खुद को रखते थे और बाकी पोर्शन गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन को देते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला 1767 में कि हमें इस रेवेन्यू का, जो हम रेवेन्यू यहां कमाते हैं, जो हम प्रॉफिट यहां पे कमाते हैं, इसका हमें 10% शेयर दो, डिविडेंड दो। इतना ही नहीं, 1771 में उन्होंने और ज्यादा डिमांड किया, 12.5% रेवेन्यू डिमांड किया दोस्तों, शेयर डिविडेंड डिमांड किया यहां पे। और ऊपर से यहां पे इलीगल तरीके से अनइक्वल ट्रेड करते थे, प्राइवेट ट्रेड करते थे, फोर्सिबल ब्राइब्स लेते थे, गिफ्ट्स लेते थे, किनसे? इंडियन चीफ से और जमींदार से। सो इन शॉर्ट जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, सर्वेंट्स थे, वो यहां पे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या मिलता था? बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है ना दोस्तों, यहां पे हम बिल्कुल देख सकते हैं, जब 34 ईयर की उम्र में रॉबर्ट क्लाइव घर जाता है तो पता है उसको, वहां पे जब वो घर जाता है अपने साथ 40,000 पाउंड, इतना इसको यहां पे बेनिफिट मिला होता है। यानी इतना, ये बंगाल में एज ए बंगाल में अभी ये यहां पे होता है तो बंगाल में 40,000 पाउंड जमा करता है, फिर घर जाता है। तो दोस्तों जब अंग्रेजी लोग इसको देखेंगे ना, बोलेंगे अरे रॉबर्ट क्लाइव तो कल तक एक गरीब बंदा था, रॉबर्ट क्लाइव वाज जस्ट द आर्मी जनरल, अब ये 40,000 पाउंड इसके पास कैसे आ गए? तो लोग तो जलेगी ना, ब्रिटिश सोसाइटी तो जलेगी ना दोस्तों। तो ये क्या करेगी, ब्रिटिश सोसाइटी के जो बाकी फ्री एंटरप्राइजेस लोग थे, जो ट्रेड करते थे, वो चाहेंगे ना कि हमें भी शेयर मिले, वो चाहेंगे ना कि हमें भी इन अमीर नवाब्स, इंडिया के जो चीफ्स थे, जमींदार से हमें भी गिफ्ट्स मिले, हमें भी यहाँ पे थोड़ी गाड़ियां गिफ्ट्स में मिले, हमें जमीन गिफ्ट्स में मिले, कुछ पाउंड गिफ्ट्स में मिले। तो दोस्तों वो तो जीलस हो जाएंगे ना। ओके, इसीलिए वो क्या करेंगे, वो मेहनत ज्यादा करेंगे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों ये अचीव कैसे करेंगे? ये ऐसे अचीव करेंगे, ये कंपनी पे अटैक करेंगे। यानी जो बंगाल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कंपनी अभी एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है बंगाल पे, इसी पे ये लोग अटैक करेंगे। और कंपनी के जो ऑफिशियल्स है, जैसे कि आपका रॉबर्ट क्लाइव, जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग्स, दीज वर द मेन टारगेट्स। और इन लोगों ने इनको नाम दिया नबूब्स। देखो दोस्तों, नबूब क्या होता है? बेसिकली वहां के, यानी इंग्लिश के न्यूज में या टीवी में या रेडियो में उन्होंने बोला, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने या ब्रिटिश के लोगों ने या जो दूसरे मर्चेंट्स थे जो चाहते थे कि हम भी इंडिया जाए, वहां पे ट्रेड करें, वहां पे मुनाफा कमाए, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कमा रही थी, तो वो लोग जो थे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को नबूब्स का टाइटल दिया। नबूब मतलब होता है वो इंसान जो किसी को एक्सप्लॉइट करेगा और अपने जेब भरेगा और गवर्नमेंट को बाबा जी का ठुल्लू देगा, उनको कहते थे नबूब्स। तो बेसिकली ह्यूमिलेट करने के लिए, जैसे हम कश्मीरी में रेस बोलते हैं ना किसी को, एकेडमिक्स रेस करने, इतने कठिन, ऐसे ही जो नबूब्स होते हैं, इट वाज ए रेस टू द, इट वाज एन एक्यूज एंड अब्यूज टू द गवर्नमेंट, इट वाज एन एक्यूज एंड अब्यूज टू द कंपनी ऑफिशियल्स। यानी एक तरह से हिमाकत बोलिए या एक्यूज या अब्यूज आप बोलिए, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन मेन टारगेट कौन बना है? रॉबर्ट क्लाइव एंड वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि ये दोनों ने बहुत ज्यादा पैसे उन्होंने इंडिया में कमाए, खासकर बंगाल में बहुत ज्यादा पैसे कमाए दोस्तों। ओके, लेकिन दोस्तों जब ये कुछ हो रहा था तब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो तो देख रही है ना कि हमें कुछ नहीं मिलता है, ये जो कंपनी के सर्वेंट्स है, कंपनी के जो नवाब्स है, ये तो बहुत ज्यादा कुछ कमा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या करने की कोशिश करेंगे, ये बोलेंगे नहीं कुछ तो चेंज लानी है। लेकिन दोस्तों इस पार्लियामेंट में कुछ मिनिस्टर्स ऐसे भी थे, कुछ मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्स ऐसे भी थे जो चाहते थे कि कंपनी रहे इंडिया में, अच्छे खासे पैसे कमाने दो इनको, हम इनको सपोर्ट करेंगे ताकि हमको ये टैक्सेस देंगे, हमको ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हमें आएंगे तो जो ब्रिटिश लोगों पे टैक्सेस लगते हैं, ये ब्रिटिश पे टैक्सेस हम कम करेंगे। दोस्तों देखो कितने चालाक थे मिनिस्टर्स, जब लोगों पे टैक्सेस कम होते ना तो लोग तो उन्हीं को वोट डालते, लोग तो इसी पार्टी को जीताते। देखो ना कितनी चालाकी थी। दूसरी बात, ये समझते थे कि कंपनी को वहीं पे रहने दो, कंपनी से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मांगेंगे, और इंग्लैंड अगर कर्जे में डूबेगा या इंग्लैंड का जितना भी कर्जा होगा वर्ल्ड लेवल पे, तो हम उसका ये कर्जा चुकता कर सकते हैं दोस्तों। सो इन शॉर्ट कुछ मिनिस्टर ऐसे भी थे जो ये चाहते थे ताकि अपनी सीट पार्लियामेंट में डेफिनेट रहे उनकी, ठीक है ना दोस्तों। ओके, इसीलिए वो लोग उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन दोस्तों इसीलिए 1767 में आप देखेंगे कि
इन्होंने बोला इस कंपनी के, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को बोला कि आप हमें हर साल 4 लाख पाउंड्स हमें दो। यानी कंपनी को बोला हर साल हमें 4 लाख पाउंड्स दो, बाकी जितना भी आप कमाते हो वो आप रखो, चाहे आप 20 लाख भी कमाओ, 20 लाख पाउंड्स कमाओ, 30 लाख पाउंड्स कमाओ, वो खुद को रखो, लेकिन हमें 4 लाख पाउंड्स हर साल आनी चाहिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश वहां पे अथॉरिटी में, जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे और स्टेट्समैन थे, जो चाहते थे कि नहीं, इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल होना चाहिए। इन्होंने थे अपने जेब भरे हैं, इन्होंने थे अपने घर बनाए हैं, इन लोगों ने, इन पे कंट्रोल होना चाहिए। इसीलिए यहां पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की दोस्तों। लेकिन अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल है, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव, जैसे कि ये अब जब ये अमीर बन गए, उनके पास पैसे आ गए, तो दोस्तों ये क्या करेंगे? ये तो अपने पैसों से पार्लियामेंट में ही सीट्स खरीदेंगे। यानी जो एजेंट्स, उनको ये बोलेंगे अपने एजेंट्स को, अच्छा आजा भाई, आप इलेक्शन लड़ो, हम आपको पैसे देंगे, पैसे के बल पे आपको जिताएंगे, लेकिन कल आप हमारा काम करना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा ही रहने देना। मैं रॉबर्ट क्लाइव हूं, मैं आपको पैसे प्रोवाइड करूंगा, मैं ही आपको जिताऊंगा, मैं ही आपको पार्लियामेंट में सीट दिलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे हैं। लेकिन कल को हमें इंडिया में कुछ नहीं बोलना, हम जो करेंगे वहां पे थोड़ा सा हम पे रहम करना फिर कल, ठीक है? जो आजकल के गवर्नमेंट में होता है दोस्तों, जो किंग मेकर्स होते हैं बेसिकली। ओके, सो इन शॉर्ट दीज कंपनी ऑफिशियल्स, दे वर द किंग मेकर्स। इन्होंने क्या बनाए? इन्होंने पार्लियामेंट में ही सीट्स बॉट किए, खरीदे सीट्स, ठीक है ना दोस्तों? इसीलिए रीऑर्गेनाइजेशन जरूरी था, क्योंकि ये तो कुछ नहीं चल रहा था अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट अब कुछ नहीं कर रहा था। लोग जो वहां पे थे वो देख रहे थे, क्योंकि अब इन्हीं के लोग, कंपनी के लोग ही अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में आ गए थे। ओके दोस्तों, हालांकि किंग जॉर्ज III जो भी था, ही वॉज हिमसेल्फ द कंपनीज पैट्रोन, वो भी कंपनी को ही सपोर्ट करता था, क्योंकि उसको भी घर चलता था, इसको भी जेब खर्चा ज़्यादा ही मिलता था कंपनी से, इसीलिए ये भी कंपनी को ही सपोर्ट करता था। लेकिन दोस्तों चेंज लाना बहुत ज़रूरी था, रीऑर्गेनाइजेशन करना बहुत ज़रूरी था। इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बिल्कुल फैले ही जा रही थी, इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था दोस्तों। और कंट्रोल भी कैसे किया? एक डेलिकेटली बैलेंस किया गया। दोस्तों देखो, ब्रिटिश लोगों की खासियत ही यही है। उन्होंने कंट्रोल भी कैसे किया? देखो भाई, उन्होंने क्या किया, बोला कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसके अंडर रहेगी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हालांकि थी भी। लेकिन बोला गया कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये कंट्रोल करेगी द पॉलिटिक्स ऑफ कंपनी, यानी कंपनी को क्या करना है, जंग कब लड़ना है, किसके साथ जंग लड़ना है, क्या लड़ना भी है या नहीं लड़ना है, ये सारी पॉलिटिक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। किसके लिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। यानी इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही रहने देते हैं, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्डर अब आएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट से, अब आप क्या करोगे, अब आप कब जंग करोगे, क्या करोगे, सो ये होगा। दूसरी बात, जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है अब ये तो इंडिया में ही रहेगी, इसको मोनोपोली भी रहेगी, कोई बात नहीं। हम मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां से कोई भी दूसरी कंपनी को इंडिया नहीं भेजेगा। इन शॉर्ट इतना मैं कहने का मीन्स है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में है उसको मोनोपोली रिटेन रखाई गई, यानी इसको बोला गया ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप इंडिया में है, ओके कोई बात नहीं, आप वहां पे मोनोपोली करो, कोई यहां से दूसरी कंपनी नहीं आएगी। प्लस राइट टू अपॉइंट इट इज ऑफिशियल्स, और इस कंपनी को यह भी हक दिया गया कि ठीक है भाई, आप अपने ऑफिशियल्स खुद अपॉइंट करो, उनको खुद डिसमिस करो, इंडिया में क्या करना है क्या नहीं करना है, और कौन कौन से आप ऑफिसर्स ब्रिटिश के ही अपनी कंपनी में अपॉइंट करोगे या रिक्रूट करोगे, वो आप तक है, वो हम तक नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये आप ही के लिए। सो 2 पावर्स यहां पे कंपनी को दिए गए, लेकिन कंपनी को यह भी बोला गया कि नहीं, आपके ऊपर कोई नजर बनाए रखा है। वो नजर कौन है? वो नजर कौन बनाए रखा है? दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है ना दोस्तों? इसीलिए बहुत सारे एक्ट्स आए, और जो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट एक्ट था दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो दोस्तों इस एक्ट को ब्यूटीफुली आपके आफाक सर ने पढ़ाया है, और आफाक सर के 1% भी मैं उसके मुकाबले में नहीं जा सकता हूं दोस्तों, ठीक है ना? आफाक सर ने आपको पढ़ाया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, एंड आई नो इट दोस्तों। लेकिन यहां पे मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करने की कोशिश करूंगा। ओके मेरे दोस्तों, यहां पे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया, अरे भाई तू तो ज्यादा ही फैल रहा है,
तू तो जमींदार से, इंडियन चीफ से, इंडियन नवाब से गिफ्ट्स ले रहा है। कोई गिफ्ट नहीं लेगा अब, तू कोई गिफ्ट नहीं लेगा। सो नो गिफ्ट्स। लेकिन कंपनी ऑफिशियल रॉबर्ट क्लाइव समझेगा, वारन हेस्टिंग समझेगा, अरे भाई अब तो फंस गए, अब तो कम पैसे मिलेंगे, इन्होंने तो बैन लगाई गिफ्ट्स पे, अब क्या करेंगे। तो इसको आइडिया आएगा, मेंटास खाएगा तो आइडिया आएगा, बोलेगा कि नहीं भाई प्राइवेट ट्रेड तो है ना, मैं प्राइवेटली ट्रेड करूंगा, मैं गवर्नमेंट को शक भी होने नहीं दूंगा, मैं प्राइवेटली ट्रेड करूंगा। सो थैंक्स टू द प्राइवेट ट्रेड, जिसकी वजह से इसको और ज्यादा पैसे आ गए। इन शॉर्ट रेगुलेटिंग एक्ट में गिफ्ट्स को प्रोहिबिट किया गया, यानी गिफ्ट्स लेना नवाब से, चीफ से, बाकी लोगों से, दैट वाज बीन प्रोहिबिटेड। दूसरी बात, इसी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया और इसको बोला गया कि अब आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम करेंगे, यानी जो आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट कहेंगे आपको वही मानना होगा। लेकिन दोस्तों ये रेगुलेटिंग एक्ट ज़्यादा देर तक नहीं चलता है और ये यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता है इस पे, क्योंकि इनके बहुत सारे काम होते हैं। सो इस पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता है कंपनी पे, कंपनी फैल ही जाता है, फैल जाता है। सो इन शॉर्ट ये यहाँ पे खत्म हो जाता है इसका कंट्रोल। लेकिन जल्दी ही यहाँ पे 1784 में एक और एक्ट आता है जिसे आप नाम देते हैं पिटिश इंडिया एक्ट 1784। यहां पे इस एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दिया कंपनी के अफेयर पे, यानी कंपनी क्या करेगी, कंपनी किससे जंग करेगी, यानी बिल्कुल कंपनी के अफेयर भी और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा हक यहां पे रहेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। यानी अब कंपनी कुछ नहीं करेगी तब तक जब तक ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं पूछेगी। ठीक है ना दोस्तों। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स भी रखे। बेसिकली इसमें टोटल 6 कमिश्नर्स थे, लेकिन इन 6 कमिश्नर्स में 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स भी थे और इनको यह काम दिया गया कि आपको जितने भी अब अफेयर्स ऑफ इंडिया में हो रहे हैं, जैसे कि सिविल, जैसे कि मिलिट्री, जैसे कि रेवेन्यू, ये सारा अब आप ही करोगे। कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है ना दोस्तों। यानी कंपनी को अब ताकत खत्म, लेकिन अब ताकत किसको? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। कौन कौन सा ताकत? सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू। कहां पे? इंडिया पे। ठीक है ना दोस्तों। ओके, सो अब यहां पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस गवर्नर जनरल ये करेगी गाइड, ये करेगा कंट्रोल, किसे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। यहां पे फिर से मैं कहूंगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस गवर्नर जनरल, ये किसको गाइड करेगा, ये किसको कंट्रोल करेगा? ये कंट्रोल करेगा आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है ना दोस्तों। ओके, इन शॉर्ट पिटिश एक्ट में अब क्या हुआ, पिटिश एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला गया गवर्नर जनरल के हाथों में। यानी अब यहां पे पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया दोस्तों, और इसको एक काउंसिल बनाया गया, गवर्नर जनरल, और इसको एक काउंसिल बनाया गया जिसमें 3 मेंबर्स थे। यानी अगर एक भी मेंबर, फॉर एग्जांपल अगर कोई डिसीजन कल लेना होता तो कौन लेता डिसीजन? गवर्नर जनरल। लेकिन कब ये डिसीजन लेता दोस्तों? जब यहां पे मेजॉरिटी इसको आ सकती थी। यानी अगर एक भी इन 3 मेंबर्स में अगर एक भी मेंबर यहां पे अपनी राय देता, ठीक है भाई गवर्नर जनरल भाई, हाँ करो, यही करना, तो ये अपना डिसीजन दे सकता था। यहां पे मैं बता रहा हूं गवर्नर जनरल प्लस 3, यानी इन 3 में इनको गवर्नर जनरल को पहले मशवरा पूछना था इन 3 को, यानी अगर इन तीनों में से एक ने भी मशवरा दिया था, हाँ कोई बात नहीं, करो, ये करना है, अच्छा वो करना है, तो यहां पे गवर्नर जनरल वो कर सकता था दोस्तों। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहां पे बना? पिट्स एक्ट में दोस्तों। ओके, अब यहां पे इस टाइम जो 2 प्रेसिडेंसीज और थी, प्रेसिडेंसीज ऑफ बम्बई एंड प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास, इनको सबऑर्डिनेट बनाया गया बंगाल प्रेसिडेंसी के। यानी जो भी कुछ बम्बई प्रेसिडेंसी को करना था या अगर मद्रास प्रेसिडेंसी कुछ करती, इनके गवर्नर को पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पूछना पड़ता था। यानी इन शॉर्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को यहां पे ताकतवर बनाया गया गवर्नर ऑफ बम्बई से और गवर्नर ऑफ मद्रास से। यानी जो बंबई अगर कुछ करती या मद्रास प्रेसिडेंसी अगर कुछ करती, यहां पे उसको पहले बंगाल को पूछना पड़ता। यानी किस बारे में? वार के बारे में, डिप्लोमेसी के बारे में और रेवेन्यूज के बारे में। इसीलिए मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था, जब मुंबई ने वहां पे थोड़ा सा इंटरवेंशन किया तो बंगाल प्रेसिडेंसी यहां पे आई, उसको उसकी जो ट्रीटी वहां पे थी वो डिस्कार्ड कर दी। ठीक है ना दोस्तों। सो यहां पे बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को अंडर किया बंगाल प्रेसिडेंसी पे, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी इनके ऊपर बनाई गई अब दोस्तों। ओके, पिट्स एक्ट में।
और यहाँ पे गवर्नर जनरल कहाँ पे रहा, अब बंगाल में रहा, और किस काउंसिल के साथ, 3 मेंबर्स के काउंसिल के साथ। यानी अगर एक भी मेंबर राय देता तो गवर्नर जनरल को वही करता, वही गवर्नर जनरल बेचारा वही करता। 2 मेंबर अगर खिलाफ भी होते तो कोई मसला नहीं। ओके, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे। सो ईस्ट इंडिया कंपनी को इट वॉज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्रिटिश नेशनल पॉलिसी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अब ब्रिटिश नेशनल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, यानी जो अब ब्रिटिश बताता वही ईस्ट इंडिया कंपनी को करना होता था। और इंडिया को क्या बनाया गया, टू सर्व ऑल द सेक्शंस ऑफ रूलिंग क्लास, यानी जो कोई भी यहाँ पे आता था वो इंडिया को बोलता था पैसे दो पैसे दो पैसे दो। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बाद अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब गवर्नर जनरल, अब गवर्नर जनरल के साथ 3 काउंसिल, यानी जो भी अब आता था इंडिया को लूट के जाता था। इन शॉर्ट सफर कौन होता था, इंडिया। लेकिन अब यहां पे सारा ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी को छीना गया, बहुत सारा ताकत, लेकिन उसको एक ताकत और भी रहा, वो अभी सेटल था, दैट वाज मोनोपोली। इंडिया और चाइना में हाँ ट्रेड कर सकते हो, कोई कंपनी दूसरी नहीं आएगी। दूसरी, आप अपने ऑफिशियल्स को अपॉइंट भी कर सकते हो, डिसमिस भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। सो ये ताकत अभी भी था, ये राइट अभी भी था। लेकिन दोस्तों इसके बाद जब हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, यहां पे इसकी मोनोपोली को अब खत्म किया जाता है। यानी इसको बोला जाता है अरे भाई ईस्ट इंडिया कंपनी अब तू कौन होती है, अब हम किसी और कंपनी को भी यहां भेज सकते हैं इंडिया में ट्रेड करने के लिए, यानी आपकी मोनोपोली इंडिया में खत्म। अब हम हर किसी के लिए ओपन बनाते हैं इंडिया को जाने के लिए, कोई भी अब एंटरप्राइज इंडिया जा सकती है, वहां पे ट्रेड कर सकती है। कब, 1813 में, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अभी भी कुछ ताकतें थी, कुछ पावर्स थी, वो ये थी कि वो टी को, उस पर मोनोपोली था इंडिया में, यानी इंडिया में सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही टी पे ट्रेड कर सकती, कोई और कंपनी नहीं। दूसरी बात, और इसको मोनोपोली थी अब चाइना में भी, यानी कोई और कंपनी अब चाइना नहीं जा सकती थी। ओके, प्लस गवर्नमेंट एंड रेवेन्यूज ऑफ इंडिया और राइट टू अपॉइंट एंड ऑफिशियल्स एंड डिसमिस ऑफिशियल्स, ये आप ऑफिशियल्स भी अपॉइंट कर सकते हो, डिसमिस भी यहाँ पे कर सकती थी, यानी ये सारा ताकत अभी भी था, लेकिन मोनोपोली खत्म हो गई थी। अब इसके बाद अजान हो रही है दोस्तों, अजान के बाद दोस्तों इसके बाद आता है अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ताकतें ऊपर थी 1813 में वो खत्म हो गई। इसको क्या क्या ताकत थी, हाँ टी पे आपकी मोनोपोली, चाइना पे आपकी मोनोपोली, लेकिन यहाँ पे टी पे भी मोनोपोली खत्म इंडिया में, और चाइना पे भी अब ट्रेड करने की मोनोपोली खत्म, यानी अब कोई भी ट्रेड कर सकता था इंडिया में, चाहे टी का ट्रेड हो, किसी और का ट्रेड हो, या चाइना में कोई भी ट्रेड कर सकता था ब्रिटिश की कंपनी, ठीक है ना दोस्तों। ओके, Government of India continue to run by the company under strict control of Board of Controllers. So दोस्तों हमने देखा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में जो इसको अलो किया गया था, लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इसको वो चीज़ें एंड की गई, टी पे मोनोपोली, चाइना पे मोनोपोली, वो ख़त्म कर दी गई। अब यहाँ पे ये मतलब 6000 माइल से 6000 माइल मतलब इंडिया टू ब्रिटेन, यानी वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन करना, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में चलाना, वहाँ से कुछ बोलना फिर इंडिया चला आना, वो फैसला ये थोड़ा सा कठिन हो रहा था, ये थोड़ा सा कठिन हो रहा था, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे क्या क्या उन्होंने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उन्होंने बोला अरे भाई हम क्यों नहीं अपना ऑफिशियली वहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो अभी तक होता था इसको हटाया गया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है ना दोस्तों। और जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो बनाया गया विलियम बेंटिक को। यानी कल एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, दैट वाज विलियम बेंटिक। और किस एक्ट में, किस चार्टर एक्ट में इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से हटा के अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, तो दोस्तों दैट वाज द एक्ट ऑफ 1833। और अब इस एक्ट में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू रन बाय कंपनी अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दोस्तों अभी भी अब कंपनी रन करती है, कंपनी अभी भी यहां पे रन करती है, लेकिन अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अभी इतना ज्यादा दबाव है, इतना ज्यादा दबाव है कि कंपनी कुछ नहीं कर पा रही है दोस्तों। सो इन शॉर्ट अब यहां से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये टर्म खत्म, अब बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया,
ठीक है ना। लेकिन अब इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, इसका अभी भी काउंसिल है, अपने साथ एक काउंसिल है अभी भी, लेकिन वो काउंसिल चाहे कुछ भी बोले इस गवर्नर जनरल को, कुछ भी बोले गवर्नर जनरल को, जो खुद की मर्जी गवर्नर जनरल वही करेगा। यानी अब ये किसी का मोहताज नहीं, अब यहाँ पे मेजॉरिटी की मोहताज बिल्कुल भी नहीं गवर्नर जनरल, और ये जो फैसला सुनाएगा वो फैसला हतमी होगा दोस्तों, ठीक है ना। दैट मीन्स अब ये गवर्नर जनरल के पास सुप्रीम अथॉरिटी आ गई। ही बिकेम द रियल इफेक्टिव रूलर ऑफ इंडिया। लेकिन आदमी किनका है? ही वॉज फंक्शनिंग अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट सुपर इंटेंडेंस करती है, कंट्रोल करती है, डायरेक्शन देती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फिर यहाँ पे इंडिया में सब कुछ करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है दोस्तों। और यहां पे इस एक्ट में एक और बात, लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन, यानी अब बिल्कुल सेंटर में लेजिस्लेशन को रखा गया। यानी अब बिल्कुल ये जो गवर्नर जनरल है, इनका काउंसिल है, यही अब यहां पे लॉज बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, ऑर्डर्स बनाएंगे। जो डिफरेंट अभी प्रेसिडेंसी जैसे कि मद्रास, जैसे कि बम्बई, उनको लेजिस्लेटिव पावर यहाँ पे छीना गया। अब वो मद्रास के लिए अलग से पावर नहीं बनाएंगे, बम्बई के लिए अलग से पावर नहीं बनाएंगे, बल्कि सेंट्रलाइजेशन हुई यहाँ पे अब लेजिस्लेशन की। अब बंगाल के लिए भी वही, मद्रास के लिए भी वही, और बम्बई के लिए भी वही। दैट मीन्स लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन हो गई अब दोस्तों। सो दिस वॉज अबाउट द टूडेज लेक्चर, दैट वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। हमने देखा 1757 से लेकर 1857 तक क्या क्या स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बना। दोस्तों अब हम इंशाल्लाह होपफुली कल के लेक्चर में बात करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी उन्होंने जो यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ किया, यहाँ पे लूटा लोगों को, वो क्या पॉलिसीज उन्होंने चलाई थी दोस्तों। ड्रेन ऑफ पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है ना दोस्तों। वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। 5-8 लेक्चर्स में हम सारा कुछ यहाँ पे आपका लगभग 40% सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे रिवोल्ट, और फिर इसके बाद हम आएंगे फ्रीडम स्ट्रगल पे दोस्तों। और आपकी जो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस अगर ऑप्शनल भी कोई पढ़ता है ना दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है ना। ओके माय डियर फ्रेंड्स, बाय।